सब लोगों का ड्रीम होता है कि टॉप 1000 में हमारे नीट पीजी में। कैसा लग रहा है? पीजी ओरिएंटेड लेट से, या आई वुड से कि थोड़ा सीरियस पढ़ाई तूने कौन से ईयर से स्टार्ट की? आप जब एग्जाम देके जाते हो सो यू गेट अ फीलिंग कि यार एग्जाम ठीक गया है, अच्छा गया है, बट वो सिंगल डिजिट, डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट रैंक जब आती है एकदम से ना, बिटवीन लाइक 3-4 लाख लोग देते हैं आजकल नीट पीजी, उसमें से जब टॉप 1000 रैंक आती है, आई थिंक वो कोई नहीं एक्सपेक्ट करता है, and that is a very special moment. Hello students, welcome to NEET PG Success Stories by PW Medit. आज हम बात करेंगे एक ऐसी सक्सेस स्टोरी की जिन्होंने केवल एक बहुत अच्छी रैंक नहीं लाई, बट अपनी जो इम्प्रूवमेंट है उसको डॉक्यूमेंट किया है। एंड ये स्टोरी है एक माइंडसेट शिफ्ट की, एक डिसिप्लिन की और एक हार्ड वर्क की। सो टुडे आई एम वेरी एक्साइटेड टू इंट्रोड्यूस डॉक्टर तेजस, who has secured an All India rank of 354 in this year's NEET PG and improved from a rank of 94,000 in last year NEET PG, that is NEET PG 2024. So Tejas, welcome to the podcast. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है भाई 3 डिजिट रैंक, टॉप 1000 रैंक नीट पीजी में लाके? सब लोगों का ड्रीम होता है कि टॉप 1000 में हमारे नीट पीजी में। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है सर। पहले तो मतलब इतना बिलीव नहीं हो रहा था कि 354 आ सकता है। चांसेस थे कि मतलब 1000 2000 तक आएगा, पर जैसे 354 आया तो सब कुछ मतलब एक साल की जो हार्डवर्क, जो मेहनत की, तो उसका सब सफल हो गया, ऐसा लगा। हाँ, आई रिमेंबर कि मैं बहुत सारे स्टूडेंट से बात करता हूँ एंड मेरा पर्सनल भी एक एक्सपीरियंस रहा है कि जब आप पढ़ते हो अच्छे से, सो आप जब एग्जाम देके जाते हो सो यू गेट अ फीलिंग कि यार एग्जाम ठीक गया है, अच्छा गया है, बट वो सिंगल डिजिट, डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट रैंक जब आती है एकदम से ना, बिटवीन लाइक 3-4 लाख लोग देते हैं आजकल नीट पीजी, उसमें से जब टॉप 1000 रैंक आती है, आई थिंक वो कोई नहीं एक्सपेक्ट करता है, एंड दैट इज़ अ वेरी स्पेशल मोमेंट अगेन। सो अगेन बहुत बहुत बधाइयाँ भाई। एंड फाइनली तेरी नीट पीजी जर्नी, ये रेस खत्म हुई, सबसे ज्यादा उसी की खुशी हो रही होगी। बहुत कि एटलीस्ट 19 सब्जेक्ट से मैं मूव होके 1 सब्जेक्ट की तरफ जा रहा हूँ। राइट, फिर से सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है। आई एम श्योर नीट पीजी यार एक डॉक्टर का वन ऑफ द टफेस्ट पेपर होता है। आई वुड से कि इट इज इवन टफर देन नीट यूजी, यस सर। बिकॉज 19 सब्जेक्ट्स होते हैं। तेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है नीट यूजी वर्सेस नीट पीजी में? तेरे को क्या ज़्यादा टफ लगा? ऐसा लग रहा है नीट पीजी देने के बाद कि नीट यूजी उसके सामने कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं कि है। आराम से हो जाता था नीट यूजी में। पर नीट पीजी में 19 सब्जेक्ट भी है, और इधर आप मतलब जो डॉक्टर्स बने हुए हैं ऑलरेडी, उनसे आप कम्पीट कर रहे हो। या तो वो उन्होंने ऑलरेडी नीट यूजी क्रैक किया है, और Yeah. आप उनसे कम्पीट कर रहे हो, मतलब कंपटीशन और भी टफ हो जाती। ग्रेट, सही बात है यार। मतलब यू आर कम्पीटिंग विद द क्रीम ऑफ द कंट्री। एंड चलो उस बात पे आ गए तो तू बता, गिव अस योर इंट्रोडक्शन, वेयर हैव यू डन योर एमबीबीएस फ्रॉम? सर मैंने मेरा एमबीबीएस ग्रांट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जे हॉस्पिटल मुंबई से किया है, और इंटर्नशिप भी मेरी उधर ही थी। उसके बाद में मैंने 1 ईयर का ड्रॉप लिया था जैसे ही मेरा रैंक आया नीट पीजी 24 में। तो इतना मैं पढ़ता नहीं था, मतलब प्रॉफ ईयर्स में वगैरह जब भी एग्ज़ाम नज़दीक आए तो कोई प्रिपरेटरी मैनुअल खोल लिया, उसमें से लास्ट 10 साल के पीवाईटीज़ लगा दिए, पीवाईक्यूज़ लगा दिए, वो पढ़ के यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम दे के, ऐसे मेरी मतलब प्रोफेसर की जर्नी रही है, प्रॉफ ईयर्स की जर्नी रही है। उसके बाद में इंटर्नशिप में भी इतना मैं सीरियस नहीं था किसी चीज़ की। नीट पीजी मुझे लगता था यार नीट पीजी तो ये निकाल लेंगे, जैसे नीट यूजी निकाल ली। तो ऐसे ही ड्यूटीज़ वगैरह रहती थी, मतलब इतनी भी हेक्टिक नहीं थी, पर फिर भी नहीं करेंगे तो बाद में ही करेंगे, ऐसा सोच लिया था कि अभी के लिए एंजॉय करते। तो उसके बाद एग्ज़ाम वगैरह पोस्टपोन हो गई, फिर पढ़ाई के लिए देखना चालू किया कि क्या कर सकते। तो कुछ प्लान वगैरह ऐसा एज सच नहीं था कि नीट पीजी के रिलेटेड की शेड्यूल बना के या फिर कुछ प्रॉपर प्लान करके प्रिपरेशन। तो इंटर्नशिप में ऐसा नहीं था कोई प्लान शेड्यूल? तो तूने जैसे बताया कि एमबीबीएस में तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे ही होते हैं कि यार एग्जाम क्लियर करना है किसी तरह। यू आर ऑल्सो वन ऑफ देम। सो मेरा भी कोई मेडल नहीं है अपनी एमबीबीएस में, मैं कभी टॉप 10 में भी नहीं आया अपने बैच में, बट वो बहुत डिफरेंट फेज होता है। एक जब आप पीजी एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहे होते हो, प्रॉफ एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे होते हो, तो हम चल वहाँ से स्टार्ट करते हैं, तेरी एमबीबीएस जर्नी से स्टार्ट करते हैं। तूने थोड़ा तो इंट्रोडक्शन दिया कि यू आर नॉट लाइक द टॉपर ऑफ द बैच, बट यू यूज्ड टू स्टडी फॉर योर प्रोफेशनल एग्जाम। सो थोड़ा पीजी ओरिएंटेड लेट से, या आई वुड से कि थोड़ा सीरियस पढ़ाई तूने कौन से ईयर से स्टार्ट की? तो पीजी ओरिएंटेड अगर बोलना, मतलब 3rd ईयर और फाइनल ईयर तो मैंने मेन वीडियोस वगैरह आउट ऑफ फोमो देख रहे थे, क्योंकि बहुत सारे लोग मेन वीडियोस देखते थे, तो मुझे भी मतलब हमें भी लगता है यार ये सब लोग मेन वीडियोस देख रहे हैं तो फायदा होता है उससे?
कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो सब कुछ भूल जाते हो, क्योंकि थर्ड माइनर मेजर हो गया, इंटर्नशिप हो गया, 3 साल में सब कुछ भूल जाते हो। हाँ, हालांकि फाइनल ईयर के जो सर्जरी ओबीजी जो क्लिनिकल सब्जेक्ट्स है तो उनकी मेमोरी रिटेंशन थोड़ी ज़्यादा रहती है, तो एटलीस्ट वो सब्जेक्ट आपको ईजी लगते हैं जब आप इंटर्नशिप के बाद स्टार्ट करते हो, और वो आपने बार बार पढ़े भी रहते आपके प्रॉफ में, तो थोड़ा सा उसका हेल्प होता है अगर आपने मेन नोट्स वगैरह मेन वीडियोस एक बार देख लिए तो। बट एज सच मुझे इतना उसका बेनिफिट नहीं मिला, क्योंकि मैं सारा भूल चुका था, क्योंकि मैंने रिवाइज ही नहीं किया था। आई गॉट यू करेक्ट, तूने मेनली प्रॉफ बेस्ड पढ़ाई की थी, प्रॉफ बेस्ड, और जो भी तूने वीडियोस देखे थे दे वर मोर सेंटर्ड कि भाई इससे मुझे सब्जेक्ट समझ आ जाए, एंड इट विल हेल्प मी बोथ इन माय clinical examination and practicals and my theory. yes तो let's come to your internship now. Okay, so internship में मैंने सोचा था कि मैं इस साल ऐसे अटेम्प्ट दूंगा, मतलब पढ़ाई वगैरह नहीं करूंगा, क्योंकि ड्यूटीज वगैरह थी और लास्ट ईयर था सबके साथ में फ्रेंड्स वगैरह, तो इतना सीरियस नहीं था पढ़ाई के बारे में, और कोई भी नहीं था सीरियस, तो इसीलिए वो एनवायरनमेंट ही वैसा नहीं था, हॉस्टल में भी हो गया, कॉलेज में भी हो गया। फिर जब एग्जाम पोस्टपोन हुई, मतलब इंटर्नशिप अप्रैल में खत्म हो गई, फिर 3 मंथ्स बचे थे नीट पीजी 2024 में, तो मैंने ऐसे मेन वीडियोस उठाने, मतलब मेन वीडियो चालू कर दे देखने के लिए, मेन नोट्स पढ़ने लगा, पैथ के देखे, ईएनटी के, ऑप्थल के देखे, और एग्ज़ाम दे के आ गया। बट एग्ज़ाम के 10 दिन पहले मुझे पता चला कि, मतलब जब बहुत सारे लोग बोलते थे कि लास्ट 10 डेज में सब कुछ रिवाइज करना है, यूट्यूब पे वीडियोस देखते थे लास्ट 10 डेज 15 डेज में रिवाइज करना है, तो मैंने भी उठा लिया पैथो की, चलो अब एक बार पढ़ा है तो रिवाइज करते। तो पैथो पढ़ते पढ़ते मुझे 4 दिन हो गए, उसी में मेरे 4 दिन चले, तो मैंने छोड़ दिया उधर ही कि, तो तब तेरे को रियलाइज हुआ कि ये गलत हो गया कि मेन नोट्स पढ़ लिया और उसको कंसाइज नहीं किया, कुछ नहीं, और क्या पढ़ना है क्या इंपॉर्टेंट है कुछ पता नहीं है। तब ना तूने क्वेश्चंस लगाए, ना पीवाईक्यूज लगाए, कुछ नहीं लगाया, बस जो तूने अपने मेन नोट्स पढ़े थे वही दोबारा पढ़ लिए। मेन नोट्स पढ़ लिए, वही दोबारा पढ़ लिए, वो भी भूल गया 6 दिन बाद एग्जाम के दिन। तो कैसे तैसे एग्जाम करके आया, तो 94,000 तो उसी से आई, कि जो मेन नोट्स थोड़े से किए थे ईएनटी ऑप्था के और पैथो के, 94,000 उससे आई। पर उसके बाद में पता चला कि अभी मेन नोट्स करने का कुछ मतलब नहीं, क्योंकि तो ठीक है, तो लेट्स नाउ कम कि तूने नीट पीजी 2024 दे दिया, तेरी 94,000 रैंक है, एक हिट लगा कि ये जो कर रहा हूँ मैं गलत कर रहा हूँ, अब अपने आप को रीसेट करना है, ठीक है। तो वॉक अस थ्रू योर मेंटालिटी, वॉक अस थ्रू दैट फेज इन योर लाइफ, 1 साल 1.5 साल हो गया उस बात को, ठीक है। तब एग्जैक्टली बता कि घर आके तूने क्या देखा, कौन सा वीडियो देखा, नोटबुक क्या बनाई, क्या लिखा कि अब नेक्स्ट 1 ईयर में मैं क्या करूंगा। तो स्टार्टिंग के जो 10 दिन थे, मतलब रिजल्ट के बाद, तो बहुत डिफिकल्ट थे कि मैं एक्चुअली सोच रहा था कि इससे एग्जिट ले लो, क्योंकि 94,000 से सीनियर्स भी बोल रहे थे कि, मतलब सीनियर्स नहीं पर खुद को ही क्वेश्चन पूछ रहा था कि 94,000 से पढ़ाई करके कितना भी इम्प्रूव करो, मुझे जो ब्रांच चाहिए थी मेडिसिन वगैरह, तो वो तो नहीं मिल सकती, 30,000 20,000 तक जा सकते, कितना भी मतलब पढ़ लिया 1 साल तक। तो मैंने सीनियर्स वगैरह से बात की कि और कुछ ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं एमबीबीएस के बाद, फिर मेडिकल ऑफिसर, एमबीए, यूपीएससी, सीएमएस, ऐसे 2-3 ऑप्शंस मुझे मिले। पर मैंने जब वही सब सीनियर से बात किया 10 दिन में, तो मुझे एक ही रिस्पॉन्स मिला कि सबको लगता था कि उनके पास एमडी या एमएस की डिग्री होनी चाहिए थी उस वक्त। ओके। तो मुझे पता, मतलब उन्होंने वही एडवाइस दी कि अगर तू 2-3 साल बाद भी तुम एमडी एमएस के लिए पढ़ने वाले हो, और अभी भी हाँ तो अभी पढ़ लो, क्योंकि अभी फ्रेश नॉलेज है सब कुछ, और तुम इतना भी नहीं कि सब कुछ भूल गए हो, एटलीस्ट तुम अगर पढ़ोगे तो तुमको अच्छे से रिकॉल होगा। अगर तुम ड्यूटीज़ में वगैरह घुस जाओगे तो उसमें तुम टाइम ही नहीं मिलेगा तुम्हें पढ़ने के लिए। तब मैंने सोचा कि एक ड्रॉप ले लेते, एक फुल 100% एफर्ट दे देते, जो भी रैंक आएगी वो एक्सेप्ट करेंगे, और उस रैंक पे जो भी ब्रांच मिलेगी तब ले लेंगे। हाँ, बट 1 साल तूने अपने आप को डेडिकेट किया, और ये 1 साल तूने कोई जॉब नहीं करी, कुछ नहीं, इट वाज लाइक घर पे या हॉस्टल या लाइब्रेरी में बैठ के बस पढ़ना था। यस। सो दिस 1 ईयर वाज अ प्रॉपर ड्रॉप। यस, प्रॉपर फुल टाइम ड्रॉपर, कुछ नहीं था, बस यही था कि देना है तो 100% देना है, ताकि एग्जाम के बाद जब मैं निकलूँ तो मुझे ऐसा रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार लेट्स से कि कुछ रैंक आ गई, तो उस वक्त मुझे रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार हाँ मैंने उस टाइम पढ़ना चाहिए था, मैंने ड्यूटी छोड़ के पढ़ना चाहिए था, तो और अच्छी रैंक आती। तो इसलिए मैंने फुल टाइम ड्रॉप ले लिया। ठीक है, तो तूने यू हैव डिसाइडेड कि चल 1 साल मैंने अपनी जिंदगी को दिया है, अपने आप को दिया है, लेट मी इन्वेस्ट इट ऑन माई सेल्फ, ठीक है, लेट मी प्रूव no one else but only me that I have done it for myself and that I have made my life better, ठीक है। तो अब तूने डिसीजन ले लिया, तो अब प्लानिंग पे आते हैं, ठीक है, कि अब तूने उसको प्लान कैसे किया। तेरे पास मेन नोट्स हैं, तेरे पास मेन वीडियोस हैं, तेरे पास रैपिड रिवीजन नोट्स हैं, रैपिड रिवीजन वीडियोस हैं, क्यू बैंक है, टेस्ट सीरीज है, जीटीज हैं, तो इसको तू एक प्लान बना कि उस टाइम पे तूने क्या प्लान बनाया था।
ठीक है, तो सबसे पहले तो 10 दिन पहले तो पता चल गया था नीट पीजी 2024 की कि मेन नोट से तो होने वाला नहीं है, क्योंकि मेन नोट्स रिवाइजेबल नहीं। और जो भी तुम मतलब जो भी हम पढ़ रहे हैं, तो उतना तो पता चल गया था कि आपको रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आप पढ़ रहे हो बस आपकी रिवीजन होनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने तीन ऑप्शन थे। एक तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट सोर्सेस है, एक तो मिड सोर्सेज जैसे कि रैपिड रिवीजन हो गया, और एक मेन नोट्स। तो ऐसा है कि जो एग्जाम है वो ज़्यादातर PYQs PYT बेस रहती है, और रैपिड रिवीजन भी उसी के अराउंड रहता है सब कुछ। और अगर मेरे 20 में से 18 भी करेक्ट आ गए तो 2 क्वेश्चन के लिए मेन नोट्स करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, और उससे रैंक भी डिसाइड नहीं होती, और वो किसी को नहीं आता अगर ऐसा। तो मैंने ऐसा ही माइंडसेट बना लिया था कि स्टार्टिंग में कि मैं चालू करूँगा बस, कि मुझे चालू करना है, और मैं रैपिड रिवीजन से ही चालू करूँगा। और क्वेश्चन बैंक का ये था कि मुझे कि मैं मेन क्वेश्चन बैंक की तरफ गया नहीं, क्योंकि एक स्टार्टिंग में मैंने जब 1 हफ्ते में चालू किया क्वेश्चन बैंक लगाना, तो एक मॉड्यूल को टाइम ज़्यादा लगता था, सिंगल मॉड्यूल को। तो उससे मुझे पता चला कि ये बहुत टाइम लेगा, फिर एक फर्स्ट रीडिंग ही 6 मंथ 8 मंथ ले जाएगी। तो इसलिए मैं कस्टम मॉड्यूल्स पे स्विच हो गया। और रही बात GTs की, तो मैं यही सजेस्ट करता हूँ, मतलब मेरा तो यही था कि फर्स्ट रीड आप सिर्फ समझो कि कैसे 19 सब्जेक्ट्स आप एक साथ पहली बार पढ़ रहे हो, तो वो मैं वही समझना चाहता था कि 19 सब्जेक्ट का इंटीग्रेशन कैसे होता है, तो वो GTs में आपको देखना है। तो कब देने स्टार्ट किया तुमने? तो GTs स्टार्टिंग में तो पहले आपको देनी है, जब जैसे कि मेरी नीट PG 24 की थी, तो उसमें मुझे पता चल गया कि मेरे स्ट्रॉन्ग कौन से, वीक कौन से। तो आपको उसको अगर इंटर्नशिप अटेम्प्ट में हो तो आप पहले एक GT दो, एनालाइज करो कि स्ट्रॉन्ग कौन से, वीक कौन से, और आप तब उसको शेड्यूल बना के आप देखो कि आपको कितने टाइम देना है। जैसे कि सर्जरी OBGY हमारे स्ट्रॉन्ग रहते हैं क्योंकि फ्रेश रहता है, तो आप उसको कम टाइम में भी कर सकते हो, मतलब 10 डेज में भी कर सकते हो। और जो पैथ माइक्रो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, उनको बहुत टाइम देना पड़ेगा। तो टू समराइज व्हाट यू हैव सेड कि मेन वीडियोस, मेन नोट्स बहुत टाइम लेते हैं, स्पेशली अगर आप ड्रॉपर हो, या इवन अगर आप इंटर्न हो और नीट PG ओरिएंटेड अब स्टार्ट किया है आपने, पहले तो प्रॉफ अगर पढ़ रहे थे, दैट इज सेपरेट। So you can start with rapid revision only. Yes. You don't need to go back to your main videos. Yes. You can start with your rapid revision. Yes. उसके साथ साथ आप PYQs करते रहो, yes, और custom modules करते रहो. So let's say तूने now you have decided कि next 5 या 6 days में मैं path पढ़ूंगा. So तू तब path का rapid revision उठाएगा. Let's say तू hematology पढ़ रहा है, जैसे तूने hematology rapid revision से पढ़ा, उसका custom module कर लेगा, custom module, and hematology related सारे PYQs कर लेगा. yes. So you get to know that hematology से क्या क्या बार बार पूछ ही रहे हैं। और जब भी आप PYQs कर रहे हो तो एटलीस्ट एनोटेट करो उसको कि मैं कैसा करता था कि अलग अलग मार्कर्स यूज करता था, INI के लिए ग्रीन मार्कर, और नीट के लिए अलग मार्कर, ऐसा। तो एटलीस्ट जब मैं उस पेज पे जाऊँ नेक्स्ट सेकंड रीड पे, तो मुझे पता चले कि यार हाँ ठीक है, ये पेज पे भी ये इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे आपको मतलब ऐसा नहीं रहेगा कि हर बार सब लोग यही बोलते हैं कि आप भी बोलते हो कि सब्सिक्वेंट रिवीजन शुड टेक लेस टाइम। तो उसके लिए मैं यही स्ट्रैटेजी अपना था कि जब भी मैं नेक्स्ट रीड में जाऊँ तो जो वो पेज पे जो इंपॉर्टेंट है उसको मुझे 100% फोकस के साथ पढ़ना, बाकी का मैं पढ़ लूंगा, बट जो हाईलाइटेड है या एक्स्ट्रा में लिख रखा है उसको अलग से करना। अलग से पढ़ना। दूसरा मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछना चाहता हूँ तुझसे, एंड दिस इज व्हाट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फेस, कि मान लो यू आर रीडिंग हेमाटोलॉजी, ठीक है, हेमाटोलॉजी में चलो हमें पता है कि ALL के प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स हर बार पूछते हैं, ठीक है, और लेट से कुछ नया टॉपिक INI ने पूछ लिया कि हेमाट में थ्रोम्बोइलास्टोग्राफी नया आ गया, टैग नया आ गया, तो ये चीज़ें मान लो कभी कभी रैपिड रिवीजन में नहीं दे रखी होती, ऐसी कुछ चीज़ें होंगी, तो उसको तो अलग से लिख लेता था रैपिड रिवीजन में, कैसे करता था, पेज अलग लगाता था, कैसे करता? हाँ, तो एक तो आप अगर आपके पास सॉफ्ट कॉपी है तो आप पेज ऐड कर सकते हो, या फिर मैं तो मतलब हार्ड कॉपीज यूज़ करता था, तो आप उसको एक अलग पेजेस चिपका के उस पर लिख सकते हो। तो मैं यही प्रेफर करता हूँ कि ऐसा कभी नहीं होगा कि सब कुछ PYQs रैपिड रिवीजन में रहेंगे, बहुत सारे मतलब 70% ही रहेगा, आप समझ लो कि 70% ही रहेगा, बचे हुए 30% आपको एनोटेट करना पड़ेगा। बट एनोटेट करने की मेहनत करनी वर्थ है। So मोटा मोटा इट इज अ बेटर स्ट्रैटेजी टू बल्क अप रादर देन ट्रिमिंग डाउन। ठीक है, ट्रिमिंग डाउन में आपको ज्यादा स्क्रीन करना पड़ता है, बल्क अप करने से एक तो एडवांटेज ये होता है कि आप 2-3 बार रिवाइज कर लेते हो चीजें, पहले आपने रैपिड रिवीजन पढ़े, फिर PYQs लगाए, उसकी एक्स्ट्रा चीजें जब लिखी हो तो सेकंड रिवीजन हो गया। सो इट इज ऑलवेज बेटर टू बल्क अप रादर देन ट्रिमिंग डाउन। ठीक है, सो एज यू राइटली सेड, RR सफिशिएंट। लेट्स ब्रेक दिस myth for everybody now that RR sufficient नहीं है. Yes, RR are sufficient and they need to be annotated with PYTs, with PYQs and custom modules. तो let's say तूने ये अपनी एक साइकिल बनाई कि अब सीरियस RR प्लस PYQ प्लस कस्टम मॉड्यूल की साइकिल चलेगी 5 months या 6 months, एंड इसमें मैं एक पूरा 19 सब्जेक्ट्स का चर्न कर लूंगा. Now how
were the subsequent cycles? What were the resources that you used in the subsequent cycles and how much time did that take? तो सब्सिक्वेंट साइकिल्स का यही है कि बहुत सारे लोग फोमो में चले जाते हैं क्योंकि सब लोग कुछ ना कुछ अलग रिसोर्सेज ट्राई कर रहे होते हैं या फिर बहुत सारे लोग एक ही रिसोर्सेज को स्टिक करते हैं। तो हमें कभी कभी लगता है कि यार मैं जो पढ़ रहा हूँ और वो बाकी लोग जो पढ़ रहे हैं तो कभी मैं गलत नहीं पढ़ रहा हूँ। तो आपको ये फोमो से जितना आप दूर रह सके उतना अच्छा है। आपने जो रिवाइज किया है फर्स्ट रीड में उसी को आपको फिर से रिवाइज करना है, आपको नया कुछ नहीं करना है। आप जितना, मैं यही बोलता हूँ कि जितना सिंपल आप रख सकते हो उतनी बेटर आपकी रैंक आएगी। जितना आप कॉम्प्लिकेट करोगे उतनी आपकी रैंक वर्स होगी। तो आप उसी चीज़ को बार बार उसी को करना है, रिवाइज करना है, कस्टम मॉडल्स लगाने और फिर से PYQs को, अभी PYQs जैसे कि ईयर वाइज सब्जेक्ट वाइज नहीं करने, अभी उसका भी कस्टम मॉडल लगाओ PYQs का। ओके। क्योंकि आपने फर्स्ट रीड में कर लिया है तो आपको फिर से वो चीज़ दोहराने की जरूरत नहीं। आप उसको कस्टम मॉडल में ऐड कर सकते हो, वो टैक्स एम्स हो गया या फिर जो भी है। ठीक है। सो दिस इज वेरी अंडरस्टूड कि आप PYQs करो, रैपिड रिवीजन करो, क्यूबैंक करो, GTs दो। ना सबसे बड़ी दिक्कत अब स्टूडेंट्स को ये आती है कि सर ठीक है हम सेकंड साइकिल ऑफ रिवीजन में हैं, अब हम पैथ पढ़ रहे हैं बट हम PSM भूल चुके हैं। सो वो एक रोलिंग रिवीजन जो होता है उसको कैसे टैकल करता था कि नया नया तो पढ़ रहे हैं बट पुराना पुराना भूलते जा रहे हैं? तो ऐसा होता है कि जैसे कि पैथ, फार्मा, माइक्रो या फिर फैक्चुअल बायोकेम हो गया, तो ये हम होते हैं कि भूल जाते, जल्दी भूल जाते हैं। अगर एक हफ्ते पहले पढ़ा होता तो भूल जाते। तो आपको क्या करना है कि जैसे स्टार्टिंग में तो आपको टाइम लगेगा, हर एक रिवीजन में 4 महीने 5 महीने के टाइम रहता है, टाइम लगेगा आपको। पर जैसे आप सब्सिक्वेंट रिवीजन में जाओगे, जैसे थर्ड रीड, फोर्थ रीड, तो लास्ट में आप एक एक महीने में 19 सब्जेक्ट खत्म कर लेते हो। और अगर आपको फर्स्ट रीड में ऐसा लग रहा है कि आप भूल रहे हो तो आप एक ऐसा कर सकते हो कि जैसे कि मैंने आज पैथो पढ़ लिया तो 3 हफ्ते बाद में फिर से पैथो उठाऊंगा, उसको 2 दिन अलॉट करूंगा और उसको सिर्फ पैसिवली रीड करूंगा। कुछ एक्टिव रिकॉल नहीं करना, MCQ सॉल्व नहीं करने, कुछ नहीं करना, बस फ्रेश रहना चाहिए। एक बार दोबारा से आंखों के सामने से गुजारना। तो ऐसे आप फैक्चुअल सब्जेक्ट्स के लिए कर सकते हो। अब बात करते हैं GT स्ट्रैटेजी पे। सो यू टॉक्ड अबाउट दैट GT, पहला GT तूने दिया था तो क्योंकि नीट PG हो गया था, दैट वाज सॉर्ट ऑफ योर GT, यू गॉट टू नो कि स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स क्या हैं, वीक सब्जेक्ट्स क्या हैं। उसके बाद का जो GT शेड्यूल था, कितनी फ्रीक्वेंसी पे देता था GT, एंड GT देने से पहले भी क्या कुछ रिवाइज करता था, कुछ तूने कोई 20th नोटबुक सॉर्ट ऑफ बनाई हुई थी? लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो जैसे मेरी फर्स्ट रीड थी, 4 या 4.5 मंथ्स मुझे लगे थे फर्स्ट रीड के लिए। तो तब मैं मंथली एक GT देता था। उसके बाद में आप जब सेकंड रीड प्लान करते हो तो आप, मतलब मैं तो 2 वीक में एक GT देता था और थर्ड रीड के बाद मैंने वीकली एक GT देना चालू कर दिया था। बट जब मैं सेकंड रीड में गया, ऑब्वियस है कि फर्स्ट रीड में आपको सब कुछ याद नहीं रहेगा, तो आपके GT स्कोर इतना इंप्रूव नहीं होते इंप्रूव, पर आप 120 तक स्टक हो जाते हो या फिर 100, जिसका भी जो भी लेवल है वो। सेकेंड रीड में एक्चुअल आप जब फिर से पढ़ने लगते हो तो आपको थोड़े से GT स्कोर इंप्रूव होना चालू होते, पर फिर वही स्टक हो जाते। तब मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे आइडेंटिफाई करना है कि स्टक क्यों रहे। तो एक तो ये है कि फैक्चुअल एरर्स, जैसे कि आपने बोला कि 20th नोटबुक, तब मैंने सेकेंड रीड से जब इंप्रूव नहीं हो रहे थे तो मैंने देखा कि क्लासिफिकेशंस, स्कोरिंग सिस्टम में क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, तो मैंने उसको 20th नोटबुक में ऐड करना चालू कर दिया। हाँ, 20th नोटबुक मैंने बनाई और उसको मैं डेली 30 मिनट्स सुबह रिवाइज करता था। डेली करता था मैं ऐसा। उसके बाद मतलब सेकंड रीड में जब से मैंने चालू किया तब मैं डेली 30 मिनट्स उसको रिवाइज करता था। तो उससे मेरे मतलब इंप्रूव हो गया, मतलब नंबर ऑफ। 20th नोटबुक में क्या क्या लिखा? लेट्स टॉक अबाउट दैट। ओके, सो 20th नोटबुक में आपको सबसे पहले क्लासिफिकेशंस, स्कोरिंग सिस्टम्स, जो भी फॉर्मूलेज है, जो भी नंबर रिलेटेड चीज़ें, जैसे कि वॉल्यूम ऑफ द ऑर्बिट या फिर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एरिया, जो भी है वो लिखना है। और जैसे कि पैथ, फार्मा, माइक्रो में बहुत सारे निमोनिक्स आते हैं, जैसे कैप्सुलेटेड ऑर्गेनिजम्स हो गए, उससे बहुत सारे MCQ सॉल्व होते हैं। तो ऐसी चीज़ें आपको 20th नोटबुक में लिख लो। मोस्ट कॉमन्स हो गए, हालांकि मोस्ट कॉमन्स अभी पूछे नहीं जाते, पर INI में कैसा रहता है कि जब भी आप INI का क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो 4 में से तो 2 ऑप्शन रूल आउट होते हैं, पर 2 में आपको कंफ्यूजन रहता है और वो क्लियरली आपको इंडिकेट नहीं रहता कि मतलब कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप उस पर मोस्ट कॉमन का लगा सकते हो। एंड इन जनरल भी थोड़ा इट हेल्प्स ओनली कि यू गेट टू नो कि मोस्ट कॉमन क्या है। तो मोस्ट कॉमन आपको ऐड करना है। तो बेसिकली व्हाट आई आल्सो टेल स्टूडेंट्स इज कि देखो 20th नोटबुक ना ऐसी कोई देयर इज नो स्क्रिप्ट टू मेक अ 20th नोटबुक। तो 20th नोटबुक इज दैट नोटबुक जिसमें यू जस्ट राइट द फैक्चुअल स्टफ। सो बहुत सारा नीट PG का मटेरियल ऐसा होता है जो कि बहुत रट्टे वाला होता है ना, एंड उसको ना अपने मेमोरी में स्टोर मत करो। डोंट टेक दैट कॉग्निटिव लोड, ठीक है, कि ये इतना फैक्चुअल, डोंट टेक दैट कॉग्निटिव लोड, उसको अलग से लिख लो। एंड मैं तो क्या करता था, सारे GT से पहले एक बार 20th नोटबुक रिवाइज कर ली, ठीक है, फिर एक बार अपना एग्जाम दे रहे हैं
तो उससे एक दिन पहले रिवाइज कर ली, सो दैट यू जस्ट वॉमिट इट आउट ऑन द नेक्स्ट डे। उसको अपने दिमाग में रख के कॉग्निटिव लोड मत बढ़ाओ। और फैक्चुअल क्वेश्चंस का इतना लोड भी लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक हाथ क्वेश्चन आता है, अगर ओबीजे में 20 क्वेश्चंस आते हैं तो एक फैक्चुअल क्वेश्चन आएगा, और वो इजी रहता है। अगर इजी रहेगा तो सब लोग वो कर लेंगे, और अगर हार्ड रहेगा, जैसे इस साल सर्जरी का कुछ तो आया था, बिलियरी डक्ट का क्लासिफिकेशन, वो ऑड था पूरा, मतलब वो रैपिड रिवीजन में होगा, बट वो सबने वो गलत मार दिया, तो वो सबका ही गलत होगा। तो फैक्चुअल चीज़ें एक हाथ क्वेश्चन आता है, बट यू कैन डू इट फ्रॉम द 20th नोटबुक। 20th नोटबुक से कर सकते। तो ठीक है, सो इंटर्नशिप की नीट पीजी स्ट्रैटेजी तो तेरी बड़ी सॉर्टेड थी।